चलो लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एनसीईआरटी का सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा आपको बताना है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये एनसीईआरटी का सवाल है। इसलिए बोला होमवर्क किया करो। एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। पढ़ा है सर ये लिखा है मैंने, मेरा सेकंड एग्जाम था। पढ़ यहाँ पे क्या लिखा है, ये लास्ट पेज पढ़ के दिखा मेरे को, क्या लिखा है बता। हाँ वहीं पे उसी पैराग्राफ में नीचे वहीं पे ऊपर 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 वाली पैराग्राफ लास्ट में। अरे ये पैराग्राफ टॉप वाला पैराग्राफ लास्ट में। हाँ वहाँ पे पढ़, एक्वस NaCl दिख रहा है कहीं पे? दिखा एक्वस NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl क्या है? प्रोडक्ट्स आर, एनसीईआरटी का लाइन है, प्रोडक्ट्स आर बोल दो। NaOH तो सॉल्यूशन में रहेगा। हाँ लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है पहले ही बताओ। प्रोडक्ट्स आर NaOH Cl2 and H2। तो भाई NaOH मिसिंग है ना तुम्हारे, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना है। सॉल्यूशन में होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन सेम अगर जेईई मेंस ने पूछ लिया तो गलत करके आओगे या नहीं आओगे, उस अंदाज में एनसीईआरटी पढ़ना है। मिला तुम्हें हर्ष कहाँ पे लिखा है? सर NaOH एनोड पे बनेगा या कैथोड पे बनेगा, कैसे बोल? वही हम डिसाइड करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पे, है ना। एक्वस NaCl मतलब आप मोरलेस कॉन्सेंट्रेटेड ही मानोगे, ठीक है, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं मेंशन है तो इनट इलेक्ट्रोड मानेंगे, ठीक है, बोलो ठीक है। पूरी बात अब तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना। होता क्या है यहाँ पे, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज का भी कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। क्या होता है, मान लो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक्वस NaCl है। अब अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो कैथोड पे दो ऑप्शन है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम, या फिर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। किस में जाना सही रहेगा? क्या हम कैथोड पे ये कराएं या ये कराएं? तो उसके लिए देखो डेटा क्या है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। स्टैंडर्ड केस में इसका आरपी कितना है पता है एनीवन? बताओ सोडियम का भाई, माइनस 2.9 या 7.1? 7.1, ठीक है। चलो उधर देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतना वोल्ट है। अच्छा इसका अगर नॉन स्टैंडर्ड केस में लिखें आरपी तो -2.71 -0.0591 बाई 1 लॉग 1 बाई Na प्लस, राइट? बोलो नॉन स्टैंडर्ड केस में -2.71 प्लस कर देते हैं इसको 0.0591 इंटू लॉग Na प्लस, यही लिख सकते हैं क्या? अब मुझे बताओ Na प्लस कितना भी बढ़ा दोगे, Na प्लस बढ़ा के तुम बहुत सारा कर दिए, मान लो 1 कर दिए, Na प्लस बढ़ा रहे हो। एक्वस NaCl में Na प्लस जो है, नो डाउट एक्वस है तो पानी भी है और Na प्लस भी है, तो Na प्लस 1 से कम ही होगा, कम होगा। लेकिन कितना भी कम हो, है ना, आपको पता है इसको 0 से बढ़ाने के लिए इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा भाई। इसको 0 तक लाने के लिए, इस पूरे वैल्यू को 0 तक, Na प्लस तो इन्फाइनाइट करना पड़ेगा एक तरह से। चलो इन्फाइनाइट नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, 100। अब 100 मोलर Na प्लस, भाई वहां पानी का स्कोप ही है क्या? एक्वस फिर बोल क्यों रहे हो उसको? फिर तो मोल्टेन ही बोल दो। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन एक्वस में एनी हाउ ये निगेटिव ही रहेगा, वॉट एवर H प्लस। अरे यस नो, स्टैंडर्ड केस में भी नेगेटिव है और नॉन स्टैंडर्ड केस में H प्लस कुछ भी हो फिर भी ये क्या आएगा, नॉन स्टैंडर्ड केस में क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा, बोलो। और यही अगर तुम इस इक्वेशन का बात करो, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, इसका स्टैंडर्ड केस में कितना है, 0 वोल्ट। इसी का नॉन स्टैंडर्ड केस में अगर लिखते हो H प्लस H2, तो 0 माइनस 0.0591/2 लॉग क्या लिख दें, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अगर प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन है तो उसको प्लस भी ले सकते हैं। अरे ऐसा नो, ध्यान रखना आरपी का ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 1 ले लिया और इसको रेसिप्रोकल वगैरह कर लिया तो शायद प्लस आ जाएगा 0.0591 इंटू लॉग H प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे H प्लस बढ़ा के अगर मान लो H प्लस तुमने 1 कर दिया तब 0 आएगा, H प्लस 2 कर दिया, 5 कर दिया तब पॉजिटिव आएगा, राइट। अदरवाइज H प्लस अगर 0.1 है तो भी नेगेटिव आएगा, 0.2 है तो भी, 0.01 है तो भी नेगेटिव आएगा, बट उतना नेगेटिव नहीं आएगा जितना इसका नेगेटिव है। इसका माइनस 2 पॉइंट समथिंग है ना भाई, यहाँ पे 0.059 इंटू तुम -1 कर सकते हो अगर ये 0.1 है तो, इंटू -2 कर सकते हो अगर ये मेरे पास 0.01 है तो, आ रहा है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उस नॉन स्टैंडर्ड केस में इसका जो आएगा ईआरपी वही ज्यादा होगा, तो यही जाएगा ना बच्चे। मतलब एक्वस NaCl में तो कंफर्म कौन जाएगा, H प्लस से H2, बोलो। और इसी रिएक्शन को लिखने का अंदाज क्या है, ये आता है वाटर से, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, है ना, H2 प्लस 2 OH माइनस। H प्लस को ये आया कहां से भाई, तो वाटर का ऑक्सीडेशन करो, क्योंकि H प्लस बरबर के तो है नहीं ना, वहां प्योर वाटर में जो H प्लस आता है उसी की वजह से थोड़ा बहुत H प्लस है। मतलब एनोड पे एक तरह से H प्लस नहीं जाके वाटर गया और रिड्यूस हो गया, यस नो। और एनोड पे क्या बना, एक और क्या बन गया, OH माइनस, सोल्यूशन में Na प्लस भरा पड़ा है तो NaOH सोल्यूशन में बचेगा। मतलब एनोड पे ये भी बना और ये भी बना, सॉरी कैथोड पे क्या क्या बना, H2 एंड, अगर सिर्फ अगर ये रिएक्शन कंफर्म करोगे तो तुमको नहीं लगेगा OH माइनस बना है, लेकिन आपको समझना कि कैथोड पे H प्लस नहीं जाके वाटर गया है, वहां से दिख जाएगा तुमको। तो वहां जो NaOH जो बना है एक्चुअल में कहां बना है, कैथोड पे, एनोड पे नहीं बना है वो, समझ गए। नाउ अब बात करते हैं हम लोग एनोड पे, ठीक है, इतना पहले लिख लो फिर मैं एनोड पे बात करूंगा। मैं थोड़ा और क्लियर कट एक क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए चीजें, क्लियर है। क्यों नहीं पढ़ा भाई इस अंदाज में एनसीईआरटी, एनएच बोला था तुमने, मैंने नहीं सुना, तूने सुना था एनएच बोला था इसने, इसने बोला था NaOH बनेगा बट तूने कैथोड नहीं बोला। हाँ लेकिन मैंने एनएच भी नहीं सुना, कैथोड एनोड तो छोड़ो, बोला था क्या, ठीक है, तो माई मिस्टेक, लेकिन तूने नहीं बोला ना भाई। हाँ तो पढ़ो ना एनसीईआरटी, होमवर्क था ना एनसीईआरटी पढ़ना। एक चीज और इसी में समझा दूं, इसका तो पता है स्टैंडर्ड केस में कितना होता है, -2.71 वोल्ट ना, इसका स्टैंडर्ड केस में 0 वोल्ट। एब्सोल्यूट H प्लस से H2 में जाएगा ना, मतलब 1 मोलर H प्लस है तब तो 0 वोल्ट, लेकिन अगर वाटर का रिडक्शन है ना बच्चे तो ये -0.83 वोल्ट है, ये भी याद रखना। अगर वाटर से रिड्यूस होके H2 और OH माइनस बन रहा है तो कितना है, अभी भी कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है इसमें, Na प्लस या वाटर, वाटर का लेस नेगेटिव है। अरे सुनो, अभी भी कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, तो ये नहीं बोल के, चूंकि वहां पे एक्वस NaOH H प्लस तो है ही नहीं, H प्लस तुमको पता है वाटर का, प्योर वाटर में H प्लस 10⁻⁷ मोलर होता है, तो भाई इसके बारे में बात ही मत करो, वाटर का ही रिडक्शन है एट कैथोड। एक्वस NaCl में कैथोड पे किसका रिडक्शन है, वाटर का। डेटा के हिसाब से देखो वाटर का ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, वाटर जब रिड्यूस होता है कैथोड पे और H2 और OH माइनस बनता है तो इतना वोल्टेज है 0.83 वोल्ट।
आया यहाँ तक समझ में? और मैंने नर्स्ट इक्वेशन लगा के लॉजिकली समझा दिया आपको। यहाँ पे Na+ कितना भी बढ़ जाए पॉजिटिव आएगा क्या? अगर बहुत बढ़ा दिया तो पता चला एक्वस NaCl नहीं है वो। समझ में? अच्छा, यहाँ पर H+ कितना भी बढ़ जाए तो ये उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, मतलब कितना भी कम हो जाए उतना नेगेटिव नहीं हो पाएगा, इससे भी ज्यादा नेगेटिव हो जाए। आया समझ में? एक्चुअल में मुझे नर्स्ट इक्वेशन तो इसके लिए लगाना चाहिए था, नहीं समझे? इसके लिए लगाना चाहिए, तो वाटर से H2 इन बेसिक मीडियम, नहीं समझे? इसके लिए लगाना था -0.83 प्लस नेगेटिव ही था ना, -0.0591/2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 OH माइनस का स्क्वायर, बोलो, अपॉन 1 नहीं भाई, अपॉन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। नहीं, हमें इसके लिए ना सीखो, लेकिन ये भी हमको देख के लग रहा है भाई कि नेगेटिव, इतना नेगेटिव तो नहीं जाएगा। नहीं, वाटर का एक्टिव मास तुम्हारा क्या है? 55.55 मोलैरिटी ना एक्टिव मास प्योर वाटर। इस इक्वेशन में तो डाल देना 55.55 स्टैंडर्ड केस में, समझ गया ना? क्योंकि है वो तो उसका मोलैरिटी डालेंगे। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि वो कम ना हो तो उसको कांस्टेंट मानो, बट 1 मत बोलो। 55.55 कांस्टेंट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको जी? चलो, यहां तक लिख लिया सबने। अब मैं बात कर देता हूं एनोड पे। एनोड पे थोड़ा केयरफुल रहना बच्चे। एनोड पे आपके पास कौन कौन जाने वाला है? Cl- गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? और एक OH- सोल्यूशन में है कि नहीं है? OH- बहुत कम है, लेकिन मान लेते हैं वाटर से OH- आया, क्या बना दिया? O2 H2O से O2 और H+ बनता है। O2 एंड क्या? 2H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। देखो तो वाटर से बनता है, OH- से H2O से बनता है। हाँ, मतलब अगर OH- से भी लिखे तो ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बैलेंस है, देखो ना, नेट -2 है, उधर भी नेट। लेकिन आपको पता है ये क्वेश्चन नहीं लिखे क्या लिखना चाहिए? 2 वाटर गिव्स O2 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा सही रिएक्शन है, क्योंकि हम मानते हैं कि एक्वस NaCl में वाटर ही है, OH- नहीं। अच्छा, इसका कितना था बताओ? 1.36 वोल्ट भाई। अरे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ना, Cl2 क्लोराइड से, है ना भाई? वो रिडक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, देखो ना पहले। अच्छा, इसका जो है वैल्यू बच्चे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू -1.23 वोल्ट है, ठीक है? सही कर लेना उसको, अगर कुछ एनसीईआरटी गलत दिया है तो, रहता है कभी कभी गलत, ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीडेशन है ना, इसीलिए नेगेटिव बोलेंगे ना। नहीं नहीं, वो एनसीईआरटी देख रहा है, उसमें लग रहा है उसको गलत है कुछ, पॉजिटिव दिया। ऑक्सीडेशन करके क्या? नहीं नहीं, दोनों का नेगेटिव है, इसको सही कर लें फिलहाल अभी। अब मुझे बताओ, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, इधर इधर ध्यान दो भाई प्लीज। EOP ना, Cl- से Cl2 क्या बना दे? -1.36 -0.0591/2 लॉग क्या लिख दें बच्चे? प्रेशर ऑफ Cl2 अगर मेंशन नहीं है तो 1 मान लेंगे, Cl- का स्क्वायर, बोलो, -1.36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 लॉग Cl-, बोलो बोलो बोलो, इधर देखो सब लोग। अरे ऐसा नो, ये आ गया नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए? नॉन स्टैंडर्ड केस में Cl- से Cl2। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है जी? प्लीज सब लोग अभी लिखो बत, इधर ध्यान दो। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है मुझे बताओ एक बार कि, अच्छा इसका भी चलो नर्स्ट इक्वेशन, पहले इसका भी लिख ही लेते हैं। इसका लिख रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, E वाटर से क्या? O2 चलेगा। नॉन स्टैंडर्ड केस में वाटर से O2 क्या लिख लें इसको? -1.23 प्लस, सॉरी, -0.0591
4 4 ना, बाय क्या, इनटू क्या, लॉग प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस का होल स्क्वायर, नहीं 4 पावर 4 H2O का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे पूरा मैनिपुलेट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज समझाता हूं आपको। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि क्लोराइड अगर बढ़ जाए तो धीरे धीरे ये -2 तक आ जाएगा। -2 बोल रहे हो, -1। क्लोराइड बढ़ते जाए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। अगर ये एनी हाउ 0.36 हो गया पूरा सॉल्व करके, तो ये -1 आ जाएगा ना, बोलो। और ये भी बढ़ के, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें हैं सर, पर वो कभी ऐसे सिग्निफिकेंट वैल्यू दे ही नहीं पाएगा। नहीं, अगर मान लो हमने इसको और इसको कांस्टेंट कर लिया तो H प्लस से डिसाइड हो जाएगा। मेरी बात समझना, एनी हाउ यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होगा ना, तो पता चला ये बाजी मार गया। इवन सिर्फ एक्वस NaCl है तो भी यही बाजी मार गया। हालांकि डेटा में लग रहा है ये बाजी मारना चाहिए था। डेटा में क्या लग रहा है बच्चे, कौन बाजी मारना चाहिए था, बताओ जल्दी से। डेटा के हिसाब से कौन जाना चाहिए था? अरे इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है ना, -1.3 -1.36 है। डेटा के हिसाब से कौन जाना चाहिए था स्टैंडर्ड केस में? लेकिन स्टैंडर्ड केस मतलब सब 1 मोलर 1 ATM ये सब, लेकिन एक्वस NaCl में ना क्लोराइड स्टैंडर्ड है ना ये सब स्टैंडर्ड केस है। मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रटने वाला ही पार्ट है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होगा तो कंफर्म कैथोड पे कौन जाने वाला है? Cl माइनस। इवन एक्वस NaCl होगा तो भी कौन जाने वाला है? देखो डेटा फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप नस्ट इक्वेशन को समझते हो तो ये बातें आप समझ पाओगे कि ऐसा भी नहीं है कि एक -2 है और एक -0.3 है, एक -1.36 है, एक -1.23 है। तो भाई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 0.1315 का डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl या एक्वस NaCl में क्लोराइड ही बाजी मार जाता है। इसके दो रीजन है, एक रीजन तो ये भी है और दूसरा रीजन है वाटर का ऑक्सीडेशन एट ए नोड काइनेटिकली बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक रीजन और मैं लिखवा दूंगा लॉजिकली। वाटर का मतलब दो केस, कौन कौन सा केस? 1, अगर कौन 3 केस भी लिख देता हूं। अगर मोल्टेन NaCl है तो भी कौन जाएगा? इसमें तो डाउट ही नहीं है। एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे Cl माइनस से Cl2। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो भी कौन जाएगा? एनोड पे Cl माइनस से Cl2। अगर एक्वस NaCl है तो भी कौन जाएगा? समझना, एक ही केस है डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl में एनोड पे कौन जाता है? ऑब्वियसली वहां क्लोराइड है ही नहीं, ये रटना पड़ेगा आपको। मेरी बात आई समझ में? मुझे लगता है पहला वाला में तो कोई डाउट ही नहीं है, मोल्टेन में क्यों। कॉन्सेंट्रेटेड में भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भाई क्लोराइड ही ज्यादा है तो वही तो जाएगा एनोड पे। एक्वस NaCl जब तक डाइल्यूट ना लिखा रहे, एनसीईआरटी ने एक्वस NaCl करके वो आंसर दिया है। अब देखो इसका मतलब एक्वस NaCl में आप किसको बोलोगे? एनोड पे जाना कौन चाहिए था? वाटर। डेटा के हिसाब से कौन जाना चाहिए था एनोड पे, बताओ? एनोड पे जाना चाहिए था वाटर, गया कौन? Cl माइनस से Cl2 बना। सिर्फ डाइल्यूट NaCl दिया रहेगा तब क्या करना आप? मतलब कैथोड पे H2 H2NOH माइनस और एनोड पे Na प्लस एंड Cl2। नहीं नहीं नहीं, कैथोड पे H2 नहीं, कैथोड पे सिर्फ कौन जा रहा है? मैं फिर बोल रहा हूं, मोल्टेन में डाउट नहीं, मोल्टेन में सोडियम एंड क्लोरीन, कैथोड पे सोडियम, एनोड पे क्लोरीन, मोल्टेन में। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड में कैथोड पे वहां H प्लस ही जाएगा। अगर एक्वस है कॉन्सेंट, पहले पानी खत्म होगा, क्योंकि H प्लस कभी प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि Na प्लस का -2.971 जीरो होता है ना। हाँ वो वाली बात है। मतलब मैं बताऊं, इन सारे केस में ना कैथोड पे तो 2, 3, 4 में कैथोड पे H2 ही,
2 3 4 में कैथोड पे कौन? पहला वाला में तो H प्लस है ही नहीं, इसीलिए दिक्कत नहीं हुई है ना। मैं 2 3 बातें अभी यहाँ पे लिखवा भी दूंगा। इन तीनों केस में कैथोड पे कौन बच्चे? कैथोड पे H प्लस से H2, ये रटना है। लास्ट वाले केस में एनोड पे बदल गया, बाकी इन सब के एनोड पे क्या? Cl2। मेरी बात आई समझ में? 2 3 पॉइंट में बता देता हूं, आप लिखो जल्दी से, ये बात लिख लेना, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं। हाँ लिख के ही जाओ थोड़ा, है ना। लिखो, स्टार्टिंग विथ वेरी डाइल्यूट NaCl, starting with very dilute NaCl, oxidation of chloride is very negative. Starting with very dilute NaCl, oxidation potential of Cl minus is very negative. Starting with very dilute NaCl solutions, oxidation potential of Cl minus is very negative. So water is oxidized in preference to chloride ion. So water is oxidized in preference to chloride ion. So water is oxidized in preference to chloride ion. Full stop. But as the NaCl concentration increases, but as the NaCl concentration increases, the oxidation potential of chloride ion increases. The oxidation potential of chloride ion increases until eventually chloride is oxidized. Same line mein, until eventually chloride is oxidized in preference to water. Until eventually chloride is oxidized in preference to water. The product changes from O2 to Cl2. The product changes from O2 to Cl2. Product changes from O2 to Cl2. ठीक है, थोड़ा सा और पार्ट लिख लो। एक और छोटा सा पार्ट है जो चाहता हूं तुम लोग लिख लो। लिखिए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2, according to thermodynamics, oxidation of water to produce O2, according to thermodynamics, oxidation of water to produce O2 should take place on anode. According to thermodynamics, oxidation of water to produce O2 should take place on anode. Should take place on anode. But kinetically, the rate of oxidation of water is found to be very slow. But kinetically, rate of oxidation of water is found to be very slow. But kinetically, rate of oxidation of water is found to be very slow. Full stop. To increase its rate, greater potential difference is applied. Greater potential difference is applied to increase its rate. कौन सा रेट? वाटर से O2। हाँ, वाटर से O2 है ना। To increase its rate, greater potential difference is applied, called over voltage or over potential.
is applied called over voltage or over potential, but because of this oxidation of chloride ion also become feasible. But because of this oxidation of chloride ion because of this oxidation of chloride ion also become feasible, and this take place on anode, and this take place at anode या on anode लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे देखो जो बातें लिखा है एक बार फिर से सम अप करता हूं. अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होगा तो एनोड पे क्लोराइड से Cl2, सिर्फ एक्वस NaCl होगा तो भी एनोड पे क्लोराइड से Cl2, मोल्टेन होगा तो भी एनोड पे क्लोराइड से, वेरी डाइल्यूट NaCl होगा तब एनोड पे वाटर से O2, लेकिन उस केस में वोल्टेज ज्यादा चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए क्योंकि वाटर से O2 काइनेटिकली क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है. अच्छा एक चीज और बोलता है, नहीं एक्वस NaCl है और वोल्टेज बहुत हाई है. एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, तो Cl2 ही नहीं उस केस में वोल्टेज हाई है तो O2 वाला भी प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा. मेरी बात समझे, अगर वोल्टेज बहुत हाई है, देखो फिर से बोल रहा हूं, एक्वस और डाइल्यूट में, एक्वस में तो क्लोराइड ही जाएगा, डाइल्यूट में वाटर वुड टू गो, लेकिन एक्वस में अगर बहुत हाई वोल्टेज है तो वाटर भी जाएगा और Cl माइनस भी जाएगा, वही लिखा है मैंने. मतलब अगर बहुत हाई वोल्टेज है, एक्वस NaCl है, तो एनोड पे पता है क्या क्या बनाओगे, Cl2 तो बनाओगे ही, Cl माइनस भी ऑक्सीडाइज होगा, वो भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Cl2 इज मच मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2. ये भी ध्यान रखना, ओवर वोल्टेज में प्रोडक्ट तो आ जाएगा लेकिन स्टिल द प्रोडक्शन Cl2 का ही ज्यादा होगा. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Cl2 इज मोर देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 when voltage is high also. The extra voltage applied is called over potential या over voltage. यही बोल रहा था ना तब से, तो समझ में आ गया ना, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया सही से. क्यों बोलते हैं यहाँ एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाओ, क्योंकि वाटर से O2 काइनेटिकली बहुत स्लो, थर्मोडाइनेमिकली लगता है वही होना चाहिए डेटा से, थर्मोडाइनेमिकली क्या लगता है, लेकिन एक्चुअल में फिर से रिपीट करो, एकदम NaCl का केस आ गया तो गलती मत करना. मोल्टेन में Cl2 एट एनोड, Na प्लस सोडियम एट कैथोड, मोल्टेन में. कॉन्सेंट्रेटेड में कैथोड पे H2 ही, एनोड पे Cl2. एक्वस में कैथोड पे अगेन H2n NaOH, यही तो एनसीईआरटी का है, H2n NaOH, और एनोड पे Cl2. वेरी डाइल्यूट में तो कैथोड पे एनोड पे O2 और, तो ये जो टेबल दिया था वहां चार तो यही रख सकते थे तुम, टेबल जो दिया था, ठीक है लिख लो, चार तो यही रख सकते थे, समझ गए. मॉड्यूल में दो केसेस वो सबको आता है, डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो रटा है. मतलब कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस आ जाएं. यहाँ जो इंटेक्स का पीछे वाला सवाल है वो किया है तुमने, तो यही प्रॉब्लम है बच्चे तुम्हारे साथ. कल बोला था कि ये करना है सवाल, ये 4 सवाल, हाँ तुमने क्यों नहीं किया, मैं बोला ना कि सारे करने हैं. चल अभी चारों तो बोर्ड पे सॉल्व करेगा आके, तो OH माइनस जीतेगा. ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट सवाल करते हैं, यहां तक लिख लिया होगा सब लोग, ठीक है. देखो इलेक्ट्रोलिसिस एनसीईआरटी का सवाल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड. कहने का मतलब आपको याद है इनर्ट इलेक्ट्रोड में मैंने दो ही नाम लिया है क्लास में, तो अगर ये सिल्वर का बना है Ag सॉलिड का और यहाँ AgNO3 है, राइट, AgNO3 भी है और पानी भी है, एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड पे कौन कौन जाने वाला है, नाइट्रेट भी जाएगा, A फॉर एनोड, A फॉर एनायन, वाटर का OH माइनस भी जाएगा, यस नो,
और यहाँ पे मजेदार बात है, खुद सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज भी होगा। एनोड जिसका बना है वही ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड बनाते हैं इसलिए हैं ताकि वो खुद ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आ जाए। ओके, यहाँ एनोड क्या होगा, कल इतने अच्छे से पढ़ाया था भाई, सब लिखवाया था, है ना। वो जो रूल बनाया ना लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज करने का, वो सब रूल सब तुम लोग गड्ढे में डाल दिया है। लेक्चर 1 से लास्ट तक डेली रिवाइज करना है। तो यहाँ Ag प्लस बनेगा और यही Ag प्लस यहाँ चला जाएगा, तो एनोड पे क्या बन गया बच्चे, Ag प्लस। और कैथोड पे इसने भी सही बताया था अभी, कैथोड पे जो Ag प्लस निकला है, सॉल्यूशन में भी तो Ag प्लस ही है, सॉल्यूशन में H प्लस भी है, Ag प्लस भी है, और Ag प्लस इसके ऑक्सीडेशन से भी आ रहा है। तो Ag प्लस ज्यादा है, H प्लस तो है ही नहीं, जब कम है। और ऐसे भी H प्लस ज्यादा भी होता तो कौन जीतता, Ag प्लस। तो प्रोडक्ट एट एनोड इज Ag प्लस, है ना। एंड प्रोडक्ट एट कैथोड इज, सर पर बनेगा ना AgNO3? भाई साहब जब वहां पूछा जाएगा क्या बना तो Ag प्लस बोलेंगे। एनोड पे NO3 माइनस जा रहा है, Ag प्लस बाहर आ रहा है, तो AgNO3 बनेगा। ट्रू है, लेकिन आंसर क्या दिया रहेगा, एनोड पे Ag प्लस लिखा रहेगा ऑप्शन में, और कैथोड पे सिल्वर लिखा रहेगा। कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, बोलो हर समझ में आ रहा है। एनोड एक्टिव है भाई, सिल्वर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक्वस AgNO3 पड़ा हुआ है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या होता है, पता चला इतना एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का सवाल बोर्ड में गलत करके आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में गलत कर, ये लेवल आ जाएगा फिर, है ना। अब बोलेंगे हम तो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस की तैयारी कहां से शुरू होती है, बेसिक से, एनसीईआरटी से। जब ये सब अच्छे से कंप्लीट होगा तब हम मानेंगे ना कि हम हाई लेवल पे क्वेश्चन पे जाएंगे। एक NaCl में इतने केसेस है, फंस गए तुम, मतलब ऐसा केसेस है कि तुम्हारे लॉजिक से भी परे है, तुमको याद करना पड़ेगा चीजें। कैनेटिकली स्लो होता है H2O से O2 का प्रोडक्शन, थोड़ा फैक्ट भी है ना वहां पे। एनसीईआरटी का लाइन नहीं हो पा रहा है, एक्वस NaCl में क्या बनेगा कैथोड पे, H2 तो बता रहे हैं लेकिन NaOH नहीं बता रहे हैं, मतलब OH माइनस नहीं बता रहे हैं। तो फिर वहां पे अगर हम लोग NaOH बोल पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे AgNO3 बोलना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा तूने गलत बोला, लेकिन तूने एग्जैक्टली ये बात नहीं बोली कि यहाँ ऑक्सीडाइज होगा। तू समझ, अपने आप को सही मत कर, सही सीख। सर अगर भी तू फील कर रहा था ये ऑक्सीडाइज होगा, वो बात कर रहा हूं मैं। सर अगर भी NaOH और OH में कंपेयर किया, सॉरी NO3 और OH में कंपेयर किया तो भी OH सबसे पहले। हाँ मतलब, तो लेकिन NO3 एक्टिव नहीं होता ना, अगर ये पैसिव होता, हाँ, मतलब प्लेटिनम होता, एक्वस AgNO3 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, तब तो ये जाता, सॉरी OH माइनस जाता, मतलब वाटर जाता। NO3 कर लो क्वेश्चन कर लो, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, तो O2 बनेगा एनोड पे, है ना, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। कैथोड ठीक पे है, तो सेम ही होगा। मैं चाहता हूँ पहले तो यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड का आंसर लिख लो, उसी टेबल में डाल दो या जैसे भी है आप लिख लो, और फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो। शायद दूसरा क्वेश्चन वही है एनसीईआरटी में, देखो तो यूजिंग PT इलेक्ट्रोड है, मिला। एनोड पे O2 और कैथोड पे Ag, समझ गए। प्लैटिनम। मैं किसी दिन ना दोनों चैप्टर का ना सरप्राइज टेस्ट लूंगा, सब्जेक्टिव, और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एज इट इज सारे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, दैट मे बी फ्रॉम इंटेक्स आल्सो, सॉल्व्ड आल्सो, एन एक्सरसाइज तो रहेगा। देखते हैं क्या करता है तुम लोग। हाँ करते हैं, पेपर ही तो बनाना है मेरे को। एक दिन का तो टाइम दे दो। तो तुम्हें एक दिन दे 10 दिन दे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें करना तो वही है तुम्हें।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड चलते हैं। तो पीटी इलेक्ट्रोड में ये दोनों रहेगा, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि बल्कि है, लास्ट क्लास लिखाया था। तो आप ये लिख के रख लो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब लेकिन कैथोड पे चीजें नहीं बदलेगी। कैथोड पे H प्लस है जो वाटर से आ रहा है, लेकिन ये नहीं जाएगा। एनोड पे नाइट्रेट भी था और वाटर भी था। आपको पता है नाइट्रेट बल्कि एनायन नहीं जाता जनरली, वाटर जा सकता है, याद आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या है? ये तो कर लिया, टेबल में है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H2NO2, याद आ रहा है हर्ष? डाइल्यूट H2SO4 मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल अगर पढ़ा होगा कम से कम मॉड्यूल में भी डाइल्यूट H2SO4। फिर क्या है? CuCl2, तो विथ पीटी ना, तो एनोड पे Cl2, कैथोड पे सिल्वर। पक्का सबको आ गया समझ में? कॉपर है ना, हाँ सॉरी कॉपर बनेगा, वेरी गुड। क्या कर लोगे इस तरह से क्वेश्चन? चलो मैं आगे का पार्ट शुरू करूं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मानते हैं, सबको समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है। लिखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्लीज एक दूसरे को हेल्प कीजिए। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अभी भी किसी का क्लियर नहीं है तो कोई ऐसा है, डिस्कशन करिए। क्या लिखा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रैकेट में लिख सकते हो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने से कैथोड पे क्या बनेगा और क्या क्या बनेगा कैथोड और एनोड पे, यस नो? अभी ये पता है ना सबको कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, ये सबको पता है? पक्का। अब हम पूछेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैथोड पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एनोड पे जो बन रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, उसका मास क्या है, उसका मोल क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। अगर एनोड पे गैस बना तो उसका वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गैस धीरे धीरे लिबरेट हो रहा है, उसको कहीं कलेक्ट कर रहे हैं एसटीपी पे, जो गैस बाहर निकल रहा है उसको कहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो बोलेंगे एसटीपी पे बताओ क्या है। आया समझ में? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रैकेट में क्या लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, चलेगा? सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, मान लो बहुत हाई वोल्टेज पे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। एनी आइडिया कैथोड एनोड पे क्या होने वाला है? वोल्टेज हाई रखा है, एनोड पे कौन जाने वाला है बच्चे? वाटर, O2, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे H2, कैथोड पे पक्का। तो 2 गिव्स क्या? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 H2 2OH माइनस, देखो तो बैलेंस्ड है, बोलो। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे O2 गैस रिलीज होगा और H प्लस भी वहीं बनेगा। एनोड पे O2 गैस रिलीज होगा, ये पानी से भरा हुआ है, बोलो। यहां बाहर क्या निकलेगा? O2 गैस, यहां से बाहर क्या निकलेगा? H2 गैस, यस नो? पक्का। यहाँ H प्लस भी आया, यहाँ से OH माइनस भी आया, तो ये दोनों रिएक्ट करके फिर से पानी बनाएगा, तो सोल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। सोल्यूशन, अगर मान लो सर्किट में 4 फैराडे चार्ज फ्लो कर गया, कितने? 4 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर गया, तो 1 मोल O2 आ जाएगा। बैलेंसिंग यही बता रहा है। अगर 4 फैराडे चार्ज फ्लो कर गया ना सर्किट में, तो 1 मोल O2 आ जाएगा, और उसी 4 फैराडे से, यहां से 2 फैराडे से ही 1 मोल मिल रहा है ना, तो सेम 4 फैराडे से 2 मोल H2, मतलब अगर 4 फैराडे चार्ज है तो 1 मोल क्या? O2, लेकिन 2 मोल H2। आया समझ में? हम बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ O2 एट
STP NTP old convention 22.4 into 2 liter of H2 at बोल सकते हैं पक्का। यहां से देखिए एक चीज और ध्यान रखना, कोई बोले एन फैक्टर O2 का क्या है, अगर कोई एब्सोल्यूट O2 का एन फैक्टर बोले तब तो तुम्हें बता ही नहीं पाओगे, लेकिन हाफ सेल देके अगर पूछे तो 4। O2 का एन फैक्टर क्या? अच्छा, एन फैक्टर का एक डेफिनेशन और भी है, मैं बता दूं जिसको नहीं पता है, रेडॉक्स में सिखाया था। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। और क्या डेफिनेशन है? बैलेंस निकालने का मैथमेटिकल और भी है, लेकिन एक डेफिनेशन ये है, मोल्स ऑफ O2 इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट पर मोल ऑफ सब्सटेंस। बताओ पर मोल कितना, तो O2 का एन फैक्टर कितना? अच्छा, इसके एक मोल के लिए कितना दिख रहा है? तो अगर एब्सोल्यूट कोई एन फैक्टर H2 का पूछे तो तुम्हारा जवाब नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखता है। सॉल्ट का एन फैक्टर उस पर चार्ज होता है कैटायन पे या एनायन पे, कोई आयन का एन फैक्टर उसका चार्ज होता है, एसिड का एन फैक्टर H+ होता है, बेस का OH- होता है, सुना है ना भाई। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। समझ में आया? तो कोई बोले O2 का एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास अगर कोई O2 का पूछ दे तो 32/4 बोल देना 8 ग्राम। इक्विवेलेंट मास अगर कोई H2 का बोल दे तो 2/2 1 ग्राम, याद रखोगे? बोलो, कोई बोले इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 का बताओ, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो 4 ग्राम का वॉल्यूम मतलब 5.6 लीटर एट STP। कैसे निकाल दिया? इक्विवेलेंट वॉल्यूम 8 ग्राम मतलब कितना मोल? 1/4 मोल। 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना? 1/4 मोल का वॉल्यूम 5.6 लीटर। मैं फिर बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 पूछेगा तो 8 ग्राम बोल देना, एन फैक्टर O2 बोलेगा तो 4। इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट STP O2 का पूछेगा तो, क्योंकि 8 ग्राम O2 का वॉल्यूम बताना है, 8 ग्राम O2 मतलब 1 इक्विवेलेंट O2 का वॉल्यूम बताना है। 1 इक्विवेलेंट O2 मतलब 8/8, दैट इज 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट O2 मतलब 1/4 मोल। 1 इक्विवेलेंट O2 मतलब 1/4 मोल। मेरी बात आ रही समझ में? H2 का अगर कोई इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछ दिया, 1 ग्राम का वॉल्यूम 11.2 लीटर एट STP, याद रखोगे? खैर, मैं अभी तक फेराडे में नहीं आया, मैं एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहा हूँ और उस पर चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। फेराडे में अभी तक नहीं आया, अब मैं फेराडे में आने वाला हूँ। आ जाऊं? सर एक डाउट है, बोलो। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था 9th या फिर 10th में कि वो लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे पानी का, और उसमें उन्होंने pH सॉल्यूशन डाल दिया था। क्या सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन? नहीं, pH सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया था। हाँ। तो फिर जब उन्होंने वो दोनों वायर्स डाले तो फिर एक साइड पे ग्रीन या फिर ऐसे कुछ हो गया था और एक साइड पे ब्लू हो गया। नहीं देखो, फॉर द टाइम बिंग तो एनोड पे दिख ही रहा है H+ भी बन रहा है, एनोड के आसपास का रीजन तो एसिडिक है, एनोड पे H+ कैथोड पे OH। वो भी है ना, तो वहां पे पास में रखोगे तो दिखेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बाद में सॉल्यूशन का pH जो है पानी ही 7 ही बोलो, ठीक है। तो वो तो बहुत फास्ट रिएक्शन है भाई, वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -57 पॉइंट, याद है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाँ वो भी है। खैर, मैं अभी तक उस टॉपिक पे नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ O2 और ये सब के बारे में बात कर दिया। कभी कभी ना देखो, फेराडेज में अभी टॉपिक में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें। कोई बोलेगा यहाँ 10 लीटर O2 बना है तो यहाँ H2 कितना बनेगा, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर एनोड पे 10 लीटर O2 बना है STP पे, तो कैथोड पे H2 कितना बनेगा ड्यूरिंग सेम टाइम? तो दिख ही रहा है ना भाई, दिख ही रहा है ना, जितना यहाँ वॉल्यूम बन रहा है उसका डबल यहाँ बन रहा है। सेम टाइम में जितना O2 बनेगा उससे डबल H2 बनेगा। उल्टा भी बोल सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैथोड पे 5 लीटर H2 बना है एट STP, तो उसी टाइम में उसी चार्ज से एनोड पे क्या बनेगा, O2 कितना बनेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2? These are the question, advanced level question of Faraday law.
बोला ये है फैराडे लॉ का क्वेश्चन एडवांस लेवल। मेरी बात आ रही समझ में? बोलेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 जो है कैथोड पे बना है। अब इसी में डाउट है कि H2 कैथोड पे कैसे बन रहा है। भाई ये पहला पार्ट है, बात समझ रहे हो ना? इसीलिए पहला पार्ट आना चाहिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैथोड पे क्या बना? H2 बना, और मान लो 5 लीटर बना एट STP। सेम टाइम में सेम इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पे O2 गैस कितना बनेगा एट STP? 2.5 लीटर। आइडिया लग रहा है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जितना चार्ज चाहिए पर मोल उसका हाफ ही चाहिए यहाँ पे। पर मोल O2 4 फैराडे, जबकि पर मोल H2 2 फैराडे। क्लियर है? और अगर सर्किट में 4 फैराडे चार्ज फ्लो कर गया तो 1 मोल O2 एंड, अभी तक मैं फैराडे में नहीं आया हूं, फैराडे में आता हूं, वो तो लॉ है, लेकिन आप सारा क्वेश्चन ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन जो है लॉ लिखा भी देंगे तब भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। बताता हूं क्या है क्वेश्चन वगैरह। बढ़े आगे, जल्दी लिखो इसको। आप कम से कम इसी बहाने O2 और H2 का इक्विवेलेंट मास याद रखोगे क्या? इसी बहाने O2 N2 का एन फैक्टर याद रखोगे? बोलिए, है कि नहीं? जल्दी लिख लोगे क्या? क्या? 4 फैराडे। फैराडे चार्ज का बिगर यूनिट है। 1 फैराडे 96500 कूलम होता है। अभी वो भी समझा ही देता हूँ तुम लोगों को, लगता है थोड़ा मोल का बेसिक भी बताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए सब लोग? चलो तुम लोग को एकदम बेसिक से ही बताता हूँ। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। चार्ज इज इक्वल टू E इंटू Na। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.022 इंटू 10⁻23, अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। इसी को बिगर यूनिट ऑफ चार्ज में 1 फैराडे बोलते हैं, ये रट लेना। ठीक है? थोड़ा बहुत मैं तुम्हें एन फैक्टर के बारे में बता देता हूं अभी, है ना। एसिड के लिए H+, बेस के लिए, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। स्कॉलर बैच है भाई, इतना में तो समझ ही जाएगा पक्का। ठीक है। सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन का मैग्नीट्यूड लेना है, समझ गए? अब इसमें भी पर एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी केटायन है सबका चार्ज का समेशन, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी केटायन है उसके चार्ज का समेशन। यस या नो? बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं, बट अगर है ना। अच्छा कुछ एसिड का याद भी रखोगे ना, जैसे H3PO2 का 1 होता है, H3PO3 का याद है, H3PO4 का हर्ष रेडॉक्स किया है ना, पक्का ना? H3BO3 हाँ ठीक है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, number of mole of electron lost or gained, sorry, number of mole of electron gained, number of moles of electrons gained, क्या? per mole of oxidizing agent। reducing agent का है ना, lost per mole of reducing agent। याद आ रहा है क्या? एन फैक्टर ध्यान में रखिए बच्चे।
अच्छा, यहीं पर थोड़ा थोड़ा बात, नंबर ऑफ मोल जैसे वेट बाय मोलर वेट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट बाय एन फैक्टर होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाता है गिवन वेट बाय मोलर वेट बाय एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है। जैसे कोई बोले 2 मोल O2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना? डिपेंड करेगा, कोई डिपेंड नहीं करेगा, 2 इंटू 4 कर 8 इक्विवेलेंट, अभी बताया ना। अच्छा 2 मोल O2 मतलब कितना इक्विवेलेंट O2? 8 इक्विवेलेंट, अभी बताया ना भाई। लिख लिख फटाफट लिख, एक बार रिकैप करा देता हूँ, फिर फैराडे तो तुरंत हो जाएगा, है ना। एन फैक्टर फॉर एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आज घर पे रेडॉक्स का सवाल करो, स्पेशली इक्विवेलेंट बेस का और एन फैक्टर रिलेटेड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के, है ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के सवाल करो, एन फैक्टर कैलकुलेशन वाले सवाल करो, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस, सॉल्ट के लिए, आयन के लिए यहीं पर, आयन के लिए नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड, नहीं याद है? जो भी नेट चार्ज है, एनायन पे फॉस्फेट का 3 -3 चार्ज है, 3 बोलते हैं। एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चे, जीरो भी नहीं होगा, है ना। जीरो हो सकता है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन तो करेगा रिएक्शन, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो, है ना। यहाँ तक समझ गए सब लोग? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे, इक्विवेलेंट मास पे, एन फैक्टर पे कम से कम 50 क्वेश्चन ट्राई करो रेडॉक्स का, बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम्हें ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखो मैं फाइनली लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाय मोलर वेट होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय Na होता है, वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना जी, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये सब होता है ना। उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये सब याद रखना, इन सब से क्वेश्चन बनता है, राइट। और एक चीज, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, सुना है कि नहीं? अभी इसका जरूरत भी पड़ा था। मैं रिकैप करा रहा हूँ, बस जानबूझ के ही करा रहा हूँ ताकि ये सब में एकदम सिली मिस्टेक्स ना हो, है ना। अभी जिस क्वेश्चन में तुम लोग फंस रहे हो, है ना, उसी पे बात कर लेते हैं। नहीं, जैसे बोला नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन रहा है तो एन फैक्टर बताओ, है ना। अभी देख लेते हैं क्या है नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया। चलो बताओ तो भाई, एन फैक्टर N2 से अमोनिया बनेगा तो एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर ऑफ N2 बताओ। चलो एन फैक्टर ऑफ N2, एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे समझो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी होता है। जिस एटम की, ये चीज नहीं आ रहा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। N2 यहाँ 0 पे है या -3 पे, पर एटम चेंज कितने का है? 3 का। और यहाँ एटॉमिसिटी कितना है जिसकी बात हो रही है? तो 6 हो गया ना भाई। यही तो नहीं समझते तुम लोग। 3 आया था आंसर, 6 बोला था, 6 आया था आंसर, 3 बोला था किसी ने? मैंने 6 बोला था, 3 बोला था इसने।
कोई तो 3 बोला और वही सुनाई दिया मेरे को। तू थोड़ा लाउडर बोल, सुनाई नहीं देता तेरी बातें। अरे ऐसा नहीं है भाई, सुना तो 3 सुनाई देती है मेरे को, थोड़ा लाउडर तो बोल। ठीक है, एन फैक्टर बहुत जरूर। देखो यहाँ पे क्या मतलब है समझे, जब 1 मोल N2 अमोनिया में जाएगा तो 6 फैराडे चार्ज फ्लो होगा। एन फैक्टर लाइट डायरेक्टली चार्ज को बता रहा है भाई। 1 मोल N2 अमोनिया में जाएगा तो 6 फैराडे चार्ज, 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। पर मोल ऑफ N2 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तब 2 मोल अमोनिया बनेगा। हम अमोनिया बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझना 2 मोल अमोनिया बनेगा। आया समझ में? बोलिए, है ना। अगर एन फैक्टर मैं पूछूं C2O4 -2 से CO2 जा रहा है, एन फैक्टर ऑक्सिलेट का बताओ। ये +3 पे है, पर ये +4 पे है। 1 × 2 फास्ट होना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन है तभी तो क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन, फेरस ऑक्सिलेट अगर जा रहा है फेरिक में NCO2 में, तब एन फैक्टर ऑफ दिस बताओ पूरे का। +2 से +3 × 1 तो 1 ही हुआ ना। आयरन का भी 1 से बढ़ा, फेरस से फेरिक, और ऑक्सिलेट का भी 2 से बढ़ा गया ना। पर ऑक्सीजन तो 3 हो गया ना भाई। आया समझ में? आप इस लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, हाफ सेल का एन फैक्टर निकालने वाले। हालांकि कुछ कुछ का रटा होता है लोगों का। MnO4- से अगर Mn+2 जा रहा है तो यहाँ तो डाउट ही नहीं है, 5 होता है। Cr2O7 -2 से Cr+3 जा रहा है, रटा हुआ है, लेकिन पर मोल +6 से +3, 3 का चेंज पर एटम, 3 का चेंज इनटू एटॉमिसिटी। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा ना हमें एन फैक्टर। समझ गए ना। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये फॉर्मूला उतना अच्छे से आता नहीं, ऐसा देख के लग रहा है मेरे को। ये जब ऐसे हाफ सेल दिया रहता है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए निकालने के लिए। जिसका एन फैक्टर बोलेगा उसमें से एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम में एन फैक्टर में चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, इनटू उसी का एटॉमिसिटी करोगे तब एन फैक्टर मिलेगा। पता नहीं ये फॉर्मूला पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया रेडॉक्स में, तो फिर याद करो ना, रिवीजन करो ना। रिवीजन का दिक्कत है। मैं कितना बार से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई रेडॉक्स में हमें जरूरत पड़ेगा। नहीं बोला क्या मैंने? इवन जरूरत पड़ा भी है उधर मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, हमने एन फैक्टर यूज भी किया वहां पे सॉल्ट का, बस वहां पे सिर्फ सॉल्ट का जरूरत पड़ा था, तो सॉल्ट हमने क्लास में ही सिखा दिया। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है अभी में मामला, है ना। कि क्या साके तू बोलता है एक्स्ट्रा क्लास ले, ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा तुम्हारा? अब किस तरह से बोल पाता है तुम लोग? टीचर मेहनत करते रहे, बच्चे मजे करते रहे। हाँ, क्या यहाँ तक समझ गए? बोलो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बच्चे, करिए, एन फैक्टर निकालिए सही से। एन फैक्टर इज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। चलेगा? पता है बार बार बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिना बैलेंस किया आता है एन फैक्टर। यही तो अच्छी बात है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आता है, मोल का सवाल ऐसे बनते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी बोल देते हैं। समझ गए ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसका एक पीडीएफ भेज देता हूं मैं आज को रेडॉक्स का, सब उसको एक बार पूरा पीडीएफ ही पढ़ लेना रेडॉक्स का। बेसिक पीडीएफ है, बेसिक आइडिया लग जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद फेराडेज में आना, ठीक है। आगे बढ़े, लिखना है ये बातें? नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, मैं भेज देता हूं आज, ठीक है। अब देखो फैराडे ने क्या बोला, सुनो। फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो फैराडे ने बोला कोई मेटल यहां डिपॉजिट होगा, कुछ यहां पे लिबरेट होगा,
या तो डिपॉजिट होगा या डिपॉजिट, मेटल डिपॉजिटेड नहीं, या हो सकता है यहां लिबरेटेड, गैस लिबरेटेड, नहीं समझे? तो फेराडे ने बोला मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड is directly proportional to mass of metal deposited in gram is directly proportional to charge passed in electrolytic cell in coulomb, passed in सर्किट्स में कितना चार्ज फ्लो कर गया, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड या मास ऑफ गैस लिबरेटेड is also proportional to charge passed in the electrolytic cell, not current. BC और charge, मतलब W proportional to charge, लेकिन ये किस में होगा, इन ग्राम, ये किस में होगा, इन कूलम। Q यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, समझ गए? अच्छा, मास ऑफ मेटल का बात करें तो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। मास ऑफ गैस लिबरेटेड का बात करें किस पे डिपेंड कर रहा है, सेम चार्ज पे। सर्किट में चार्ज तो हमेशा सेम फ्लो करेगा, गैस के लिए भी चार्ज क्यू है तो मेटल के लिए भी चार्ज क्या है, बोलो, यहां तक समझ गए, पक्का? और इसी को बराबर करने के लिए जो लॉ आया W इज इक्वल टू जेड क्यू, वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। फैराडे लॉ का स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, लिखने का जरूरत नहीं है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to charge in coulomb. Mass of substance deposited or liberated at anode or cathode, नहीं उसके हिसाब से उसने जेड डिफाइन किया था, केजी और कूलम के हिसाब से, सॉरी ग्राम और कूलम के हिसाब से जेड डिफाइन किया था। जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है और जेड कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग, O2 के लिए अलग, N2 के लिए अलग, है ना? मैं बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिक्स लिख दिया मैंने फर्स्ट लॉ का। कोई बोले फर्स्ट लॉ W प्रोपोर्शनल टू Q, कोई बोले फर्स्ट लॉ W इक्वल टू जेड क्यू, बस हो गया, यही है फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z is electrochemical equivalence. Mass of metal deposited at cathode is directly proportional to charge passed in the electrolytic cell. Mass of gas liberated at anode is directly proportional to charge passed in the electrolytic cell in coulomb. और इन शॉर्ट फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है W इक्वल टू जेड क्यू। जी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, यहां तक समझ गए, पक्का? आगे बढ़ूं मैं, द फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट W इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है? यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ, समझे? फैराडेज फर्स्ट लॉ, गुड टू गो। Mass of metal deposited in gram directly proportional to charge passed in the electrolytic cell in coulombs. फर्स्ट लॉ समझ में आया? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन फटाफट बनता है। फिर बोलूं कमांड चाहिए एन फैक्टर में, वो आता है फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? आगे बढ़े, डाउट हो तो बता देना प्लीज। ठीक है, देखो अगर तुमने Q को 1 कूलम ले लिया,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर चार्ज 1 कूलम ले लिया तो W इक्वल टू जेड नहीं हो जाएगा क्या? तो आप तुम बोल सकते हो कि जेड इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज पास्ड इन द सेल। जेड का एक और डेफिनेशन लिख लो, Z is equal to mass of substance deposited or liberated. Z is equal to mass of substance deposited or liberated at respective electrode. Z is equal to mass of substance deposited or liberated at respective electrodes. Z is equal to mass of substance deposited or liberated at respective electrodes when charge passed in the cell is 1 coulomb. When charge passed in the cell is 1 coulomb. मेरी बात समझ में आ गई सबको? मतलब Z कहीं ना कहीं मास ही है, लेकिन कितना मास? 1 कूलम के corresponding मास। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, क्या है यहाँ पे? है ना, मोल्टेन NaCl, कैथोड पे कौन जाएगा बताओ? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो। सोडियम। तुम बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में पास हो जाएगा, 96500 कूलम पास हो जाएगा, 1 फैराडे पास हो जाएगा, तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? दैट इज 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। 23 ग्राम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आल्सो। यहां से बताओ इक्विवेलेंट मास सोडियम का कितना है? इस इक्वेशन को देख के बताओ। 23/1। इस इक्वेशन को देख के बताओ ना, 1 मोल सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है? तो n फैक्टर 1। मतलब जब भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, 96500 कूलम फ्लो हुआ, 1 फैराडे चार्ज फ्लो हुआ, सोडियम कितना डिपॉजिट हो गया? अपने इक्विवेलेंट मास के बराबर। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वो समझ लेंगे। उसी तरह से मान लो, फिर से ध्यान देना, यहाँ पे मान लो मोल्टेन बॉक्साइड ओर है, मोल्टेन Al2O3 है। बताओ यहाँ कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? कंपटीशन है ही नहीं बच्चे, कंपटीशन है क्या? नहीं। मुझे एक बात बताओ, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 3 फैराडे, 3 इंटू 96500 कूलम, 27 ग्राम हो गया क्या? पक्का? 27 ग्राम एल्युमिनियम। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के बताओ एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या है? 27/3 इतना आता है। अब बताओ 3 मोल के लिए 27 है, 1 मोल के लिए कितना? 1 फैराडे 96500 कूलम के लिए कितना जी? 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। दिस इज अगेन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या? पक्का? मतलब एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, मास्टर स्टेटमेंट है अब जो देने जा रहा हूं। जब भी सर्किट में 1 फैराडे चार्ज फ्लो होगा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल विल बी डिपॉजिटेड। कोई भी सब्सटेंस जिसका डिपोजिशन लिबरेशन उसका इक्विवेलेंट के बराबर डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा। ये मास्टर लाइन है। मैं अभी 10 एक्सपेरिमेंट और करूं, बार बार वही प्रूफ होगा। 1 फैराडे से उसी सब्सटेंस का कितना? 1 इक्विवेलेंट या ई ग्राम। मेरी बात समझ में आ रहा है? Whenever, है ना, whenever 1 Faraday 96500 coulomb 1 mole electron is passed in electrolytic cell, है ना, mass of substance deposited, substance metal भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है,
mass of substance deposited or liberated is equal to their equivalent mass or one equivalent. ये मास्टर लाइन है भाई, इसको रटना पड़ेगा। समझ में आया? मैं बताऊं, फैराडे का कोई भी सवाल मैं इसी से सॉल्व करता हूं। मैं कभी लॉ नहीं लगाता, इसी से सॉल्व करता हूं। ये मास्टर लाइन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर 1 फैराडे है तो सोडियम बात हो रहा है तो 23 ग्राम, 1 फैराडे एल्युमिनियम बात हो रहा है तो 9 ग्राम, 1 फैराडे O2 बात हो रहा है तो 8 ग्राम, 1 फैराडे H2 बात हो रहा है तो 2 ग्राम, 1 फैराडे और H2 बात हो रहा है तो 1 ग्राम, सॉरी 1 फैराडे और H2 बात हो रहा है तो H2 का इक्विवेलेंट मास 1 ग्राम है। वेरी गुड, है ना। 1 फैराडे और सिल्वर बात हो रहा है तो 108, सिल्वर का फैक्टर 1 ही होता है, Ag प्लस Ag, 108 ग्राम। 1 फैराडे कॉपर का बात हो रहा है तो Cu प्लस 2 से Cu बन रहा है तो ऑब्वियसली 63.5/2 हो जाएगा। समझ में आया? कितना ग्राम? मतलब 1 फैराडे कभी भी सर्किट में चार्ज पास करेंगे, 96500 कूलम चार्ज पास करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट में पास हो गया तो एनोड और कैथोड पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो सब्सटेंस का मास उसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। उसी सब्सटेंस का मास, है ना, उस 1 इक्विवेलेंट होगा। मास नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 होगा, और मास कितना होगा? E ग्राम होगा। मेरी बात आई समझ में? ये मास्टर लाइन है, जल्दी से लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, मुझे क्लास जल्दी खत्म करनी है। नहीं, अभी फर्स्ट लॉ पे बातें चल रही है। अब साइलेंस, अब साइलेंस। सुनो, ये लाइन समझ में आ गया सबको? ये मास्टर लाइन से देखो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इस मास्टर लाइन से फॉर्मूला निकल के आएगा कि 96500 कूलम इज इक्विवेलेंट टू E ग्राम। नहीं, जिस सब्सटेंस का बात कर रहे हैं उसका E ग्राम, तो यहां से 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू E बाई 96500 ग्राम होगा, एंड कहीं ना कहीं यही Z है। एक कूलम में जो मास डिपॉजिट होता है वही तो Z है। अभी उसने बताया भी था 23/965 Z होगा, बताया था कि नहीं? एल्युमिनियम के लिए 9/96500 Z है। हर सब्सटेंस का Z अलग है, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ था W इक्वल टू ZQ, Z के जगह पे आ जाएगा E बाई 96500। E जिस सब्सटेंस की बात हो रही है उसी का E लेना है, समझ गए? तो फर्स्ट लॉ थोड़ा मॉडिफाई हो गया। एल्युमिनियम बात हो, एल्युमिनियम का मास कितना डिपॉजिट होगा? तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9/this इनटू चार्ज। सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? 23/this। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 63.5/2 डिवाइड बाय 96500। ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा? 8/96500 इनटू Q। H2 कितना लिबरेट होगा? 1/9। समझ में? जिसकी बात हो रही है उसी का इक्विवेलेंट मास लेना है। जिस सब्सटेंस की डिपोजिशन लिबरेशन की बात हो रही है उसी का इक्विवेलेंट मास लेना है। तो फर्स्ट लॉ ये कि इसके जगह पे ज्यादा यूज क्या होता है? फर्स्ट लॉ अगर फॉर्मूला से यूज करना है बोर्ड एग्जाम में तो ये लगाना, ये मत लगाना, ये फॉर्मूला। हाँ, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ही दे रखा है तो पहला फॉर्मूला लगाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस दे रखा है तो पहला फॉर्मूला लगाइए। समझ गए? आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। एन फैक्टर पे कमांड चाहिए हमें, तभी ये सवाल इंटरेस्टिंग होगा। हर क्वेश्चन को तुम ऐसे सॉल्व कर दोगे, ये भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा। एक रिश्ता हमेशा पता है चार्ज में 96500 E ग्राम, तो 1 कूलम कितना है, x कूलम कितना, फटाफट हो जाएगा ना सॉल्व भी, ये लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है देखो, सेकेंड लॉ बोलता है 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर कनेक्टेड है सीरीज में, समझना, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे बीच में और भी सेल ले सकते थे, समझ गए?
मान लो प्लस या माइनस डीसी वोल्टेज, यहाँ पे और भी सेल हो सकते थे बीच में, लेकिन मान लेते चलो यही फर्स्ट है ये सेकंड है, हालांकि 1 2 3 4 5 बहुत सारे ले सकते थे। तो when two or more than two electrolytic cells are connected in series, इसके एनोड इसके कैथोड पे कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं? तो बोला जाता है इसके एनोड या कैथोड पे जो मास डिपॉजिट होगा उसको तुम ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट लॉ लगा दें, एनोड या कैथोड कहीं भी, हमें नहीं पता कहाँ पे बात हो रही है, कहीं भी इसके एनोड या कैथोड पे जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसको W2 बोल दो, E2 by W1 by E1 equal to W2 by E2। अच्छा, अगर सीरीज में है तो चार्ज या करंट सेम होगा, इसीलिए आप चार्ज दोनों जगह पे सेम रखे हो, लेकिन यहाँ सब्सटेंस डिफरेंट है तो उसका इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट है, यहाँ सब्सटेंस डिफरेंट है तो यहाँ से आ जाएगा W1 by E1 इक्वल टू W2 by E2, या weight of ratio mass ratio of weight deposited or liberated is equal to equivalent weight ratio, ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे बोल सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 2, ये भी बोल सकते हो। when two or more than electrolytic cells are connected in series then equivalents, इधर देख, when two and more than two electrolytic cells are connected in series then equivalents in the first cell at anode or cathode आपस में इक्वल होगा, इक्विवेलेंट्स यहाँ और यहाँ इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा, दिस इज सेकेंड लॉ। ऐसा बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ इज द एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ इज द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूव इट। तो ऐसे लिख के कर देना है फटाफट, आया समझ में? और एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, E by 96500, इसके जगह पे I इंटू टी रख सकते हो, चार्ज की जगह पे करंट दिया रहेगा क्वेश्चन में 5 एम्पेयर 2 एम्पेयर 1 एम्पेयर, टाइम दिया रहेगा 10 मिनट, उसको सेकंड में करना, 10 आवर उसको सेकंड में रखना, सब SI में रखना है। यहाँ पे चार्ज कूलम में तब आएगा जब टाइम सेकंड में रखोगे, करंट एम्पेयर में, टाइम सेकंड में, ठीक है। कभी कभी W की जगह पे डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस ये भी रख सकते हो, बताया था ना कल, कितना कोटिंग हो रहा है, मास निकालो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये सब फॉर्मूला भी यूज करोगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ बनेंगे। I इंटू टी, समझ में आ रहा है? टी यहाँ पे टाइम है, लेकिन यहाँ पे टी क्या है, थिकनेस है, ये टी क्या है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो व्हाट इज सेकेंड लॉ, इक्विवेलेंस आर इक्वल, when two or more than two electrolytic cells are connected in series equivalents are equal। मेरी बात आ गई समझ में? नाउ होमवर्क, पूरे फेराडे का सारा क्वेश्चन खत्म करो, 100 मिले तो 100 करो, जितना मिल रहा है सब खत्म करो। मैं न्यूमेरिकल आप पे छोड़ता हूँ, आप सब कर लोगे मुझे पता है, 5 क्वेश्चन फंस गया तो दिक्कत नहीं है। दूसरा करंट इफिशियंसी एक टर्म पढ़ के आना, ठीक है, बस इतना ही, खत्म हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका। बैटरी आपके लिए होमवर्क है, कोरोजन आपके लिए होमवर्क है, फेराडेज की क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए होमवर्क है, ओके, कर लेंगे, पढ़ के आना है ना।